विमल, पोलो, जोमा केसरी, हर पल मनाओ केसरी त्योहार। यशवंत, इस बार का चुनाव ऐसा लग रहा है सेफोलॉजिस्ट के लिए उतना जोश लेकर नहीं आया जितना हर बार आता है। क्या लोकसभा चुनाव में जो फजीहत हुई थी क्या वो एक वजह है क्या यशवंत? नहीं मानक, ऐसा क्यों लग रहा है आपको? मैं तो एक साल से आपके पास में ट्रैक करके नहीं, मैं आपकी बात नहीं कर रहा, मैं जनरली ओवरऑल कह रहा हूं कि इस बार ओपिनियन पोल्स और एग्जिट पोल को लेकर सेफोलॉजिस्ट में वो जोश नहीं। सी बात है मानक, जब 400 पार वाला मसला इतनी बुरी तरह से इतने सारे पोलस्टर्स के लिए फेल हुआ, तो उस झटके से बाहर आना थोड़ा सा मुश्किल है। बल्कि जिसे कहते हैं ना वैधानिक चेतावनी, मैं तो लगता है कि मैं वैधानिक चेतावनी लेके बैठूं कि मैंने 400 पार नहीं कहा था। कृपया उनसे सवाल पूछिए जिन्होंने कहा था। तो कई बार वैसा भी लगता है, लेकिन हाँ, अब चूंकि इंडस्ट्री वही है तो कई बार सवालों के दायरे में हम भी आते हैं कि भाई 400 पार बोला गया था। तो बिहार में कितना पार हो रहा है फिर? नहीं, बिहार में तो देखिए मानक, अभी मैं सुन रहा था शीतल भाई की, अनंत भाई की, सबकी बातें सुन रहा था, और एक बात समझ लीजिए कि बिहार का चुनाव इस बार का ऐतिहासिक होने वाला है हर लिहाज से। और इसलिए मैं कह रहा हूं ऐतिहासिक क्योंकि इसके जो इम्प्लीकेशंस हैं बिहार के नतीजों के, वो अगले 50 साल तक भारत की जो राजनीति की दिशा और दृष्टि है उसको प्रभावित करने वाले होंगे। इसलिए मैं इन चुनावों को बहुत ज्यादा गंभीरता से मैं अध्ययन कर रहा हूं, और उसका कारण मैं आपको बहुत संक्षेप में 3 चीजें बताऊंगा। 3 ही नतीजे हो सकते हैं ना माना किसको। एक तो ये जो एक्स फैक्टर की बात हो रही है प्रशांत किशोर की, जिसको हमने अपने ट्रैकर में 3% से 22% तक का उनका सफर हमने देखा, और हमने ये भी लगातार बोला कि अब ये इन आंकड़ों में वोट कितने आएंगे ये नहीं पता, और वोट से सीट कितनी आएगी नहीं पता। या तो वो अर्श पे या फर्श पे, मैं पूरी तरह सहमत हूं प्रशांत किशोर के खुद के आकलन से, या तो फर्श पे होंगे या अर्श पे होंगे, बीच का कोई स्कोप उनके लिए। अच्छा, उनका लेटेस्ट फिगर क्या है आपके ट्रैकर में? देखिए, चीफ मिनिस्टर की रेटिंग वाले में वो 20% के ऊपर है, लेकिन जब हम उसको वोट के हिसाब से स्टडी करने की कोशिश करते हैं, यानी हम उसमें जब पूरक प्रश्न पूछते हैं कि कौन जीतेगा और जीतने से आपका वोट बदलेगा कि नहीं बदलेगा, या आप प्रशांत किशोर को मुख्यमंत्री के रूप में देखना चाहते हैं लेकिन आपकी दूसरी पसंद कौन होगा अगर प्रशांत किशोर नहीं बन पा रहे हैं, तो प्रशांत किशोर के जो समर्थक है उसमें से बहुत आधे के आसपास सीधे सीधे नीतीश कुमार का नाम लेते हैं। ओके। तो मुझे लगता है कि जब बाइपोलराइजेशन की दिशा में ये चुनाव बढ़ेगा तो उसमें शायद जितने समर्थक उनका नाम ले रहे हैं वो उनको वोट देने के लिए उतनी बड़ी तादाद में शायद नहीं जाएंगे। ओके। तो ये एक बहुत क्लियर जो आंकड़ों से मुझे समझ में आ रहा है। हालांकि नेवर से नेवर इन पॉलिटिक्स, अगर वो 20-22% उतना पोल कर ले जाते हैं तो बिहार की राजनीति परमानेंटली बदल जाएगी, और देश में भी इस बात की राजनीति की चर्चा होगी कि एक अलग एजेंडे से, अलग तरीके से, कास्ट एग्नोस्टिक इक्वेशन के ऊपर आप राजनीति करके आप कैसे अपने आप को खड़ा कर सकते हैं। तो पहला तो ये है एंगल। दूसरा एंगल जो है वो ये है कि एंटी इनकम्बेंसी का लाभ उठाते हुए और अच्छी लड़ाई लड़ते हुए तेजस्वी यादव मुख्यमंत्री बन जाए। ठीक है, मुख्यमंत्री वो बन सकते हैं, लगातार वो नंबर 1 पॉपुलैरिटी रेटिंग में भी आए हैं। उनका मुस्लिम यादव कॉम्बिनेशन उनके पीछे दम ठोक के खड़ा है, इसमें कोई संदेह नहीं। युवाओं के लिए वो जो सरकारी नौकरी का वायदा लेके आए हैं उसमें एक ट्रैक्शन है युवाओं के बीच में, निस्संदेह। इसलिए उनको कोई हल्के में लेकर के आके ये मैं उस सलाह नहीं दूंगा कतई। लेकिन हाँ, जो मैंने बोला कि आने वाली भविष्य की बिहार और भारत की राजनीति को कैसे प्रभावित करेगा, उस पर जरूर मैं अपनी एक राय रखता हूं, क्योंकि जो करोड़ों सरकारी नौकरी देने का वो वायदा कर रहे हैं, वो वायदा हम सब जानते हैं अनसस्टेनेबल है, अनटेनेबल है। ऐसे में इस एक शॉर्टकट से, इस वादे से चुनाव जीता जा सकता है, भले ही वो वादा फिस्कली कितना राज्य की अर्थव्यवस्था को नुकसानदेह हो नहीं हो, कितना वो आगे किया जा सकता है, ये इसकी परवाह किए बगैर बेरोजगारी का मसला सेंटर स्टेज पे आ जाएगा कि बेरोजगारी इतनी भयावह है कि लोग किसी भी तरीके के वादे पे यकीन करके वो वोट देने के लिए उद्यत होंगे, दे सकते हैं। ठीक है, तो वो कॉपी कैट का जो सिलसिला होगा, वो कॉपी कैट का सिलसिला फिर आने वाले समय में रोजगार के मसले पे देश में हर नेता, हर पॉलिटिशियन, हर पार्टी
उसको इस तरीके के वादे करके, अब कितना पूरा करेंगे नहीं करेंगे वो एक अलग विषय है, पूरा करेंगे तो किस कीमत पे करेंगे ये अलग विषय है। चाहे अर्थव्यवस्था उस राज्य की रसातल में चली जाए, सरकारी नौकरी में लोगों को तनख्वाहें बांटते बांटते, वो एक अलग विषय है। लेकिन रोजगार का मुद्दा, रोजगार की समस्या, ये सेंटरेज आ जाएगी और रोजगार को लेकर के मूलभूत ढांचागत परिवर्तन भले ही ना हो, लेकिन तुरंत फुरत वादे करके चुनाव जीतने की एक परंपरा कायम नहीं होगी। उसका एक बहुत अलग तरीके से देश की राजनीति के ऊपर परिणाम होगा सभी नेताओं। ठीक है। तीसरा मसला, अगर इन सारी चीजों को कोने करते हुए नीतीश कुमार जी दोबारा मुख्यमंत्री बन जाते हैं तो मेरा मानना है ये अपने तरीके का अलग चमत्कारिक परिणाम होगा, अलग तरीके से देश को अफेक्ट करेगा। क्योंकि महिलाओं के मुद्दे पे नीतीश कुमार एकनाथ शिंदे नहीं है, शिवराज सिंह चौहान नहीं है, हेमंत सोरेन नहीं है, जो ट्रांजैक्शनल स्कीम लेकर के, एक बार की स्कीम लेकर के और पैसे बांट करके महिलाओं का वोट लेकर के आगे बढ़ जाए। नीतीश कुमार ने 20 साल 25 साल पहले जिन देश की लड़कियों, बिहार की स्कूल जाने वाली लड़कियों को साइकिल बांटी थी, पोशाक दी थी, पुस्तकें दी थी, जिनके पास होने पे उनके परिवारों वालों को 50-50 हजार रुपए उनके माता पिता को दिए थे, जिनकी शादी की व्यवस्था की थी, वो लड़कियां आज 20 साल 25 साल बाद गृहस्थन हो चुकी हैं, बच्चों की माएं हो चुकी हैं, घर चला रही हैं, एंटरप्राइज चला रही हैं। और अब नीतीश कुमार उनके खाते में 10,000 डाल रहे हैं अपने आर्थिक स्वावलंबन की दिशा में आगे बढ़ने के लिए, और आगे और पैसा देंगे। ये जो वादा है, ये नीतीश कुमार को एकनाथ शिंदे या शिवराज सिंह चौहान या हेमंत सोरेन या ऐसे किसी भी नेता जो ट्रांजैक्शनल स्कीम महिलाओं के लिए ला रहे हैं उनसे बिल्कुल अलग करती है। तो एक जनरेशनल पॉलिसी नाम की, यशवंत आपने जब कहा ना कि वो शिवराज सिंह चौहान और एकनाथ शिंदे, तो मुझे लगा कि आप पॉलिटिकल मीनिंग की तरफ जा रहे हैं। एकनाथ शिंदे और शिवराज सिंह के साथ क्या हुआ था ये हमने देखा था ना राजनीति नहीं, लेकिन हेमंत सोरेन, मैंने हेमंत सोरेन का, नहीं, इसीलिए जब आपने हेमंत सोरेन कहा ना तब मुझे समझ में आया कि नहीं आप तो उनकी पॉलिटिक्स और उनकी घोषणाओं की बात कर रहे हैं। मैं जनरेशनल पॉलिसी की बात, मैं समझ गया। इस देश में जनरेशनल पॉलिसी के ऊपर राजनीति करने वाले कम से कम 30 साल में, मेरे अपने अनुभव में, बाकी दोनों लोग वरिष्ठ हैं वो ज्यादा अच्छे से बता पाएंगे, मैंने केवल 3 नेता देखे। एक पहले नरेंद्र मोदी, जो गुजरात में जो वाइब्रेंट गुजरात और अर्थव्यवस्था गुजरात की सुधारने के नाम पर वो पॉलिसीज लेके आए, लेकिन उनको इस बात का लाभ था कि गुजरात ऑलरेडी एक समृद्ध राज्य था और गुजरात के अंदर एंटरप्रेन्योरशिप की एक सहज प्रवृत्ति है। इस नाते मैं उनको एक अलग मानता हूं। दूसरे चंद्रबाबू नायडू, जो जनरेशनल पॉलिसीज के हिसाब से जिन्होंने बड़ी चीजें की, लेकिन सत्ता के समीकरण में 3 बार वो हारे और कंटिन्यूअस पॉलिटिक्स नहीं कर पाए। ठीक है। और नीतीश कुमार एकमात्र ऐसे पॉलिटिशियन हैं जिन्होंने महिलाओं को लेकर के जनरेशनल पॉलिटिक्स की आधारभूत संरचना की और जीत या हार की परवाह किए बगैर उसको लगातार कंटिन्यू रखा। तो अगर वो सक्सेसफुल होते हैं, महिलाओं का टर्नआउट बढ़ता है, और अगर नीतीश कुमार महिलाओं के वोट के ऊपर बिहार में दोबारा जीत के आते हैं, तो देश के हर नेता, हर पार्टी के लिए सबक होगा कि बिना धैर्य गंवाए अगर आप जनरेशनल पॉलिसी इंटरवेंशन करते हैं तो वो आपके तो एंटी इनकम्बेंसी से भी निपटा जा सकता है। आप जीत सकते हैं, इतना ही नहीं, लेकिन सस्टेनेबल तरीके से देश और समाज को भी आप बिल्कुल अलग तरीके से आगे ले जा सकते हैं। ठीक है। ये एक बहुत बड़ा अंतर है, एक सस्टेनेबल होना और एक अनसस्टेनेबल होना, ये दोनों बहुत अलग है। तो पॉलिसी इंटरवेंशन के लिहाज से मानक, मैं बिहार के इन चुनावों को बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण मानता हूं अगले 50 साल की राजनीति निर्धारित करने के लिए। नहीं, बिल्कुल सही, आपने 3 फैक्टर बता दिए कैसे तीनों रिजल्ट आते हैं तो उसमें क्या होगा। अब